Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 4th of August 2023. From today's newspaper, these three are the important discussions which we would be covering in today's video. Number one is about the evidence-based ethics-driven medicine. So this topic is more and less related to the Ayush scheme of the government, or we could say that in this editorial, they are basically talking about the homeopathy. You can relate this topic from the health sector of your UPSC syllabus. Then, the communal conflict. कल की वीडियो में हमने बहुत डिटेल में उस यात्रा के बारे में समझा था, जिस यात्रा में हरियाणा स्टेट के अंदर जो नूह विलेज है वहां पे कम्युनल वायलेंस देखा गया। उसी वायलेंस के चलते हुए एक एडिटोरियल आज आया है, इट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। देन द बायोडाइवर्सिटी बिल or the biological diversity bill. So let us begin the detailed discussion about it. So before we start the discussions, I would request all of you to please do subscribe our channel IAS Cafe and like and share so that we could provide you all the important news editorials on time. Now, coming back to our topic, the first is the evidence-based or the ethics-driven medicine. देखो पहले आप न्यूज का कंटेक्स्ट समझो कि ये एडिटोरियल आया क्यों है, और फिर इसके कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि ये आयुष स्कीम क्या होती है या फिर जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में देखें। तो सबसे पहले द रीसेंट पुश टू इंटीग्रेट द आयुष मेडिसिनल सिस्टम into mainstream healthcare to achieve the universal health coverage and decolonize the medicine is a pluralistic approach that would require every participating system to meet the safety and efficacy standards, and homeopathy does not meet these standards. देखो रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारा जो साइंस बेस्ड और जो मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें जो आयुष मेडिसिनल सिस्टम है उसको मर्ज करने के बारे में बात कर रही है, ताकि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो टारगेट है उसको हम आसानी से फुलफिल कर पाए। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको कुछ बेसिक सेफ्टी और एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स उनको फुलफिल करना पड़ेगा, लेकिन राइटर का कहना है कि जो होम्योपैथी है इन स्टैंडर्ड को किसी भी हालत में फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है या आयुष स्कीम क्या है, तब जाके हमें ये समझ आएगा कि इसको अगर हम मेन स्ट्रीम जो हमारा हेल्थ केयर सेंटर है उससे मर्ज करेंगे तो क्या इफेक्ट्स यहाँ पे हो सकता है। देखो, यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब होता है एवरीवन everywhere should have access to health services they need without the risk of financial hardship. यानी कि हर एक इंसान दुनिया के हर एक कोने में उसको बेसिक से बेसिक जो हेल्थ सर्विस है वो अवेल होनी चाहिए बिना पैसों के रिस्क के, बिना फाइनेंशियल हार्डशिप के, right? So this is about the universal health coverage the UN is defining in such a way. तो हम सबको पता है कि हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट कर रखा है 2030 तक कंप्लीट करने के लिए, जिसे हम एजेंडा 2030 भी बोलते हैं। इसी के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 जो कि हेल्थ के बारे में बात करता है, इसी का अगर 3.8 जो पॉइंट है उसको हम देखते हैं तो इट टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल रिस्क, access to quality, essential healthcare services, access to safe, effective quality, and affordable essential medicines and vaccines for all. It also focuses on achieving the universal health coverage. ठीक है, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होता है, यूएन की डेफिनेशन आपने देख ली कि हर एक कोने में, दुनिया के हर एक कोने में हर एक इंसान को बेसिक जो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज है वो मिलनी चाहिए विदाउट एनी फाइनेंशियल रिस्क ऑफ हार्डशिप, विदाउट एनी रिस्क ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप। और यही हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 3.8 टारगेट है उसमें मेंशन है।
ठीक है, अब हमें समझ आ गया। तो ये आयुष जो स्कीम है वो क्या है कि हम यूनिवर्सल हेल्थ टारगेट को पूरा करने के लिए हम बोल रहे हैं कि आयुष स्कीम को मर्ज कर देते हैं। तो हमारी जो सरकार है उन्होंने एक नेशनल आयुष मिशन जो है वो चालू किया था। तो क्या ये आयुष किसी लड़के का नाम है? नहीं, ये आयुष की एक फुल फॉर्म है। दैट इज, ए का मतलब है आपके पास आयुर्वेदा, वाई का मतलब है यहाँ पे योगा, एन इज योर नेचुरोपैथी, यू इज फॉर उनानी सिस्टम, एंड एस इज सिद्धा, और द सोवारिग्मा एंड द होम्योपैथी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द आयुष, जिसके अंदर हमारा जो ट्रेडिशनल बीमारी को ठीक करने के तरीके हैं, जैसे कि जो आयुर्वेदिक टाइम से जो चलता आ रहा है, उनके जितने भी मेथड्स है उनको यहाँ पे कंबाइनली आयुष का नाम दिया गया है, विच इंक्लूड आयुर्वेद है आपके पास, योग है, नेचुरोपैथी है, उनानी है, सिद्ध है, सोवा रिग्पा है और होम्योपैथी। और हमारा डिस्कशन आज का इस होम्योपैथी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं। The positive features of the Indian systems of medicines, namely the diversity and flexibility, accessibility, affordability, a broad acceptance by a large section of the general public, comparatively the lesser cost and the growing economic value, have great potential to make them providers of healthcare that the large sections of people need. तो ये आयुष मिशन के बारे में आपको समझ में आ गया। तो इस देखो, सबसे पहले हमने समझा कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होता है, फिर हमने देखा कि ये जो आयुष मिशन है वो क्या होता है। इसी आयुष मिशन में हमने बात करी होम्योपैथी की। अब ये होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी एक सूडो साइंटिफिक सिस्टम है, फॉल्स साइंटिफिक सिस्टम है, जो कि एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरह काम करता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि नहीं नहीं मुझे तो जैसे कि मुझे तो होम्योपैथी की दवाई अच्छी लगती है, चाहे सालों लग जाए लेकिन टाइम लग जाए बट ठीक हो जाता है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, राइट। तो एक तरह से सूडो साइंटिफिक सिस्टम, एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम है, राइट, जो कि जर्मनी के द्वारा डेवलप किया गया था 200 साल के पहले। और ये दो थियरीज पे काम करता है। पहली थियरी कहती है लाइक क्योर्स लाइक, दैट इज द नोशन दैट अ डिजीज can be cured by a substance that produces similar substance in the healthy people. लाइक योर्स लाइक की जो थियरी है उस पर ये काम करता है। अब इस होम्योपैथी को हम बात कर रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम मेडिकल सिस्टम है, जो कि एविडेंस बेस्ड सिस्टम है, उसके साथ मर्ज करने की। लेकिन राइटर कह रहे हैं नहीं, इसका देखो यहाँ पे क्या है, इस चीज पे आप फोकस करिए कि जो होम्योपैथी स्टार्ट किसने करा था? जर्मनी ने 200 साल पहले। और इंडिया के अंदर ये जो होम्योपैथी है ब्रिटिशर्स लेके आए थे अपने एडवांस के लिए। तो लोग कह रहे हैं कि अगर हम इस होम्योपैथी के खिलाफ है तो हमारा माइंडसेट ये है कि हम कॉलोनियलिज्म के खिलाफ है, राइट, कि ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे इसलिए हम उसको हटाना चाह रहे हैं। लेकिन राइटर कह रहा है ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे कॉलोनियलिज्म के बारे में सोच के नहीं कह रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि होम्योपैथी जो सिस्टम है, वो जो एफिकेसी सिस्टम है के स्टैंडर्ड है, जो सेफ्टी का स्टैंडर्ड है, उसको मीट नहीं कर रहा है, ये डेंजरस है। दैट इज द रीजन हम इसको मिक्स नहीं करना चाह रहे, मर्ज नहीं करने चाह रहे, जो हमारा साइंटिफिक सिस्टम है, राइट। तो द एविडेंस जो है आपके पास होम्योपैथी के ऊपर, उसकी एफिशिएंसी पे वो काफी ज्यादा वीक है। So the first carefully conducted and a well-reported double-blinded trial (RCT) and the Nuremberg salt test of 1835 noted that the symptoms of the changes which the homeopath claimed to observe as an effect of the medicine were fruit of imagination, the self-deception, and a preconceived opinion. तो ये दो टेस्ट किए गए थे और ये दोनों ही टेस्ट के बाद ये पता चलता है, एक ऑब्जर्वेशन दिया जाता है कि जो होम्योपैथ जो भी क्लेम करते हैं तो उस ऑब्जर्वेशन पे होता है कि ये पूरा उनका एक इमेजिनेशन होता है या फिर एक प्री कंसीव्ड आपके पास नोशन है उनका, इसका कोई एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि हमारी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं कर रहा। अगर मल्टीपल सिस्टमैटिक रिव्यूज के बारे में बात करूं, मेटा एनालिसिस के बारे में बात करूं, ये सब भी यही कहते हैं दैट अक्रॉस द एलिमेंट, द पॉपुलेशन ग्रुप्स, द स्टडी टाइप्स, द ट्रीटमेंट रेजिम्स, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लैक क्लिनिकल सिग्निफिकेंट इवेंट्स। तो इन सभी के जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट एविडेंस बेस्ड इफेक्ट्स होते हैं वो होम्योपैथी में नहीं है।
और रिसेंटली रिसर्च ने ये डेमोन्स्ट्रेट भी किया है दैट मोर देन हाफ ऑफ 193 होम्योपैथिक ट्रायल जो है वो अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुए हैं। जो आप होम्योपैथी की ट्रायल करते हो उसमें से 193 से ज्यादा तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, और वो तो बिल्कुल ही फुलफिल नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से। डब्ल्यूएचओ ने साफ साफ चेतावनी दी है कि जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल भी एचआईवी जैसी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता, यानी कि एड्स जैसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, टीबी जैसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता, मलेरिया जैसी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। तो डब्ल्यूएचओ ने वार्न किया कि जो लोग हैं इन पर डिपेंड ना हो होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए, स्पेशली इन डिजीज के लिए, वरना जो एक्चुअल ट्रीटमेंट होता है उसके लिए भी आप लेट हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको मलेरिया है और मलेरिया आपने क्या बोला कि नहीं हम तो होम्योपैथिक दवाई ही लेंगे, लेकिन होम्योपैथिक कह रहा कि हाँ ये हमारा इफेक्ट थोड़ा लेट दिखाता है, 1 महीने में दिखाता है, 2 महीने। अरे 1 महीने 2 महीने होम्योपैथी तो इफेक्ट कर ही नहीं रहा है, लेकिन तब तक आप एक्चुअल जिस दवाई से ठीक हो सकते हो, एविडेंस क्लिनिकल बेस्ड दवाई से, उसके लिए भी आप जिंदा बचोगे ही नहीं। ठीक है, तो WHO हैज वार्नड दिस, evidence is accumulating that homeopathy does not work for the cancers and may not help to reduce the adverse effects of cancer treatment. देखो ये मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, बट ये बाबा रामदेव जी कहते हैं कि गोमूत्र से ये जो है ठीक हो जाती है बीमारियां, गोमूत्र से हमारा जो ये कैंसर ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ये प्री कंसीव्ड नोशन है, सदियों पहले का कोई नोशन है जिसका कोई एविडेंस आपके पास नहीं है। तो ये कैंसर वैंसर की बीमारी के लिए यहाँ पे राइटर का कहना है कि आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि कोई एविडेंस नहीं है इसका, और एक्चुअल में जो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के थ्रू आपका होना चाहिए उसके लिए भी आप लेट हो जाओगे। सो इंस्टेड ट्रीटमेंट हैव बीन लिंक्ड टू बोथ द sorry the non-fatal and the fatal adverse events as well as their aggravation. Speaking, give me a second. Seeking to homeopathic care also delays the application of the evidence-based clinical care, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा, और बहुत सारे केसेस में देखा गया कि होम्योपैथी के चक्कर में लोगों की डेथ हो जाती है। अब स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं। होम्योपैथी की जो सपोर्टर्स है वो बोलते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड आपने तय किए हैं, कि ये जो स्टैंडर्ड को आप मीट करोगे, ये जो डेटा फिगर्स को आप मीट करोगे, तभी आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अंदर आप आओगे। तो होम्योपैथी के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड है ये होलिस्टिक स्टैंडर्ड नहीं है, ये इट इज नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द होलिस्टिक इफेक्ट ऑफ होम्योपैथी, यानी ये स्टैंडर्ड से गलत सेट कर रखे आपने, ये होलिस्टिक नहीं है, ये आपने जो क्लिनिकल एविडेंस बेस है उसी के हिसाब से बना रखे हैं। लेकिन इस क्लेम को टोटली डिबंक किया जा सकता है, कैसे? पहला है कि जो स्टैंडर्ड्स है नॉट कन्वीनियंटली चूजन फॉर द प्रैक्टिशनर्स ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन फॉर देमसेल्व्स, ये जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन के हिसाब से चूज नहीं किए गए। जो आपके पास आरसीटी होती है और भी जो मेथड्स होते हैं जो कि डेटा कलेक्ट करता है या फिर एसेस करता है एविडेंसेस को, ठीक है, कोलैबोरेटरी सेटअप अपडेटेड बाय अ ग्लोबल कम्युनिटी पुशिंग फॉर एविडेंस बाय स्टैटिस्टिशियंस, तो वो बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि दे आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द एलोपैथी। So these methods have weeded out the practices in the allopathic medicine that fail to meet the evidence criteria. अब और भी जैसे स्टडीज है, जैसे कि साइकोलॉजी होती है आपके पास, कम्युनिटी हेल्थ है, पब्लिक पॉलिसी है, बियॉन्ड द मेडिसिन, यहाँ पे होम्योपैथी का कोई रोल नहीं होता, होम्योपैथी आके फेल हो जाती। सेकेंड, कौन से मेथड्स काम करेंगे? होम्योपैथी सपोर्ट करता है, होम्योपैथी एडवोकेट्स हैव फेल्ड to invent a valid alternative evidence synthesis framework suited for testing its efficacy and safety. अब जो क्लेम है होम्योपैथी का being holistic, typically paired with evidence made based medicine being the reductionist, तो किसी भी तरीके से ये प्रूव ही नहीं होता है कि इनका कोई एविडेंस है, सो इट इज नॉट सेफ एज ऑल। 2023 में, यानी कि आज अभी का जो साल चलता है, मोस्टली जो एक्सपोनेंट्स है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के, दे आर अवेयर ऑफ द बायोफिजियोलॉजिकल अप्रोचेस टुवर्ड्स द हेल्थ बाय द WHO।
ठीक है। सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से होम्योपैथी जो एक फेलियर है, ये राइटर यहाँ पे बार बार आपको बोल के बताना चाह रहे हैं। ठीक है। नाउ फिर ये क्या कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल है, बायोकेमिकल है, ये कोई भी चीज इस एविडेंस को सपोर्ट नहीं करता है कि लाइफ क्योर लाइफ हो जाएगी या फिर आपकी जो लाइफ है वो बेटर हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर राइटर का यही कहना है कि हम इसको इसलिए रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये कॉलोनियलिस्ट अप्रोच है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में लाए थे, इसका कोई एविडेंस अभी नहीं है हमारे पास, दैट इज द रीजन इट इज बीइंग रिजेक्टेड। Okay, so this is the gist of the editorial. Now coming to the second topic, that is making the riot or the riots, जो भी आप इसको पढ़ना चाहेंगे, ये रिलेटेड है आपके पास हरियाणा वायलेंस को लेके। हरियाणा यानी हरियाणा में एक गांव है नुहर, नुहर विलेज, उसमें ये वायलेंस हो रहा है। ये वायलेंस क्यों हो रहा है, किस यात्रा के लिए हो रहा है, किस यात्रा में हो रहा है, उस यात्रा की डिटेल अगर आपको देखनी है तो आप आई टैब पे जाके मेरी कल की जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं और वहां पे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो द स्टेट मस्ट रिमेन इम्पार्शियल इन द सिचुएशंस ऑफ द कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे बात हो रही है कि मणिपुर वायलेंस अभी खत्म ही नहीं हुआ, उसका दुख ही नहीं गया है और एक नया वायलेंस इंडिया में आ गया। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको कम्युनल मुद्दे के ऊपर जो वायलेंस होता है उसमें पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, किसी का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए। ठीक है। रिसेंटली जो यात्रा है वो एक तरह से पॉलिटिकल इवेंट बन गया है, जिसमें जो विश्व हिंदू परिषद है, मोस्टली यात्रा हरियाणा से यहाँ पे दिल्ली के गुड़गांव तक जानी होती है, बट अब ये यात्रा काफी ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गई है। यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं, जैसे कि राजस्थान के जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, उनको भी बुला लिया जाता है, भीड़ इकट्ठी होती है और पॉलिटिकल टेंशन यहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। शुरुआत के बारे में बात करें तो बजरंग दल के एक मेंबर है, वो अपने आप को एक सेल्फ स्टाइल काउ विजिलेंटी मानते हैं, उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और ये अनाउंस किया दैट वो और उनकी जो टीम है वो भी इस यात्रा के अंदर आ रहे हैं। अब ये प्रॉब्लम की बात क्यों हुई? द fresh threat from a person who is accused in the kidnapping and murder of two Muslim youth from Rajasthan's भरतपुर। तो बेसिकली क्या होता है, फरवरी के महीने में राजस्थान का जो भरतपुर जिला है वहां पे ये बजरंग दल के जो काउ विजिलेंटी है, जो पर्सन है, उनको अरेस्ट किया गया कि उन्होंने दो मुस्लिम लोगों को किडनैप किया और उनका मर्डर किया क्योंकि वो बीफ खाते हैं। ये काउ विजिलेंटी है। तो उनका इस यात्रा में आना और अनाउंसमेंट करना तो एक तरह से एक हैवॉक हो गया, मुस्लिम लोग के लिए एक डर की बात हो गई। सो लोकल और जो सोशल पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अलर्ट हुए यहाँ पे ताकि वायलेंस ना हो पाए। और यात्रा के दिन में अगर देखा जाए तो जो बजरंग दल के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस अपलोड करी जो कि प्रोवोकेटिव लैंग्वेज में थी, भड़काऊ लैंग्वेज में थी। ठीक है। द वायलेंस जो है सोहना सब डिविजन से गुड़गांव तक पहुंच गया है, पुलिसिंग का पूरी तरह से यहाँ पर फेलियर देखा गया है। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि जो सरकार है उनको यहाँ पे फोकस करना चाहिए इम्पार्शियल होके। ये मैंने एब्सोल्युटली कट डाउन कर दिया आज का जो एडिटोरियल है रिगार्डिंग द न्यूक्लियर, बिकॉज इसमें बस स्टोरी सुनाई गई है रशिया और यूक्रेन को लेके कि आपके पास रशिया है, यूक्रेन है, इसकी वॉर ने फिर से जो न्यूक्लियर एनर्जी का जो सेट है वो रिवोक कर दिया है। तो कब रशिया ने यूक्रेन पे क्या किया, फिर यूक्रेन की तरफ से क्या हुआ, फिर नेटो ने क्या किया, तो वो एक स्टोरी है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर नाउ। नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक व्हिच टॉक्स अबाउट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल एंड इसके ओपोजिशंस। तो इसको समझने से पहले ना आप एनवायरनमेंट का एक बेसिक स्टैटिक कंसेप्ट समझिए। देखो 1992 के अंदर एक मीटिंग होती है इन द रियो डी जेनेरियो, आई एम सॉरी फॉर द स्पेलिंग, आई डोंट नो, द रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर एक मीटिंग होती है रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज। ठीक है। सो इट्स व्हिच इज popularly known as the Earth Summit. Okay. So the famous Earth Summit held in 1992 in the Rio de Janeiro, Brazil. इस समिट के अंदर ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट कन्वेंशन जो है वो साइन होते हैं। एक साइन होता है CBD, दैट इज द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। तो जो पहला कन्वेंशन है वो बात करता है कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड
Second talks about the UNCCD, that is United Nation Convention to combat the desertification. तो ये होता है लैंड से रिलेटेड या फिर डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड. और थर्ड है आपके पास द UNFCCC, which talks about the United Nation Framework Convention to the Climate Change. तो हमारा आज का जो फोकस है वो इसमें होने वाला है CBD, दैट इज द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. और इसी कन्वेंशन के अंदर एक आता है द नगोयो प्रोटोकॉल. ये बहुत ही ब्रीफ में मैं बता रही हूँ क्योंकि स्टैटिक का क्वेश्चन है. तो ये कन्वेंशन जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जो नगोयो प्रोटोकॉल है वो ये बात करता है कि जितने भी आपके पास बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज है, ठीक है, इसका एसेस आप देंगे सबको, यानी दे आर एसेस टू एवरीवन, इसका हर कोई एसेस कर सकता है. लेकिन इससे जो बेनिफिट होता है वो आप शेयर करोगे कम्युनिटी से, जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं उनसे ये बेनिफिट शेयर होने चाहिए. I repeat that the Convention on Biological Diversity and under that the Nagoya Protocol basically talks about the access of the biodiversity resources to everyone, but their sharing, the benefits should be shared with the local community as well. लेकिन इस बिल के अंदर प्रॉब्लम कहाँ हो रही है जो कि पास हो गया कि जो बेनिफिट शेयरिंग है, ठीक है, वो डिनाई कर दिया गया है लोकल कम्युनिटीज के लिए. अब यहाँ पे अगर हम पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो ये जो पेड़ पौधे जैसे कि नीम है आपके पास, मेडिसिनल प्लेंट्स हो गया आपके पास, अकाशिया हो गया, राइट, द तुलसी इज देयर, द मिमोसा प्यूरिका इज देयर. तो दीज आर द सर्टेन प्लांट जिनके यूज से ये आपके पास जो आयुष मिनिस्ट्री, जिसको अभी अभी हमने फर्स्ट टॉपिक में देखा, ये मेडिसिनल प्लांट्स बनाती है. तो अगर इनके बेनिफिट लोकल कम्युनिटी से छीन लिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो आयुष मिनिस्ट्री है इस पे भी इसका जो इफेक्ट है वो देखना पड़ेगा. तो दिस इज द रीजन कि यहाँ पे इसका जो अपोजिशन है वो देखा जा रहा है. दिस इज द रीजन फॉर इट्स अपोजिशन. I hope every topic is absolutely clear to everyone from today's paper. If you are having any doubt, please feel free to write down in the comment section. If any valuable feedback, that is also welcome. And please do subscribe to channel IAS Cafe. Thank you so much. Like and share.